अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी शाह वर्सेस अखिलेश यादव की। पूर्वांचल का रण शेष है। यूपी में चुनाव जीतने की जंग का रंग अब चढ़ने लगा है और एक दूसरे के गढ़ में अब सीधी हुंकार भरी जा रही है। आज सीएम योगी के गढ़ से अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा निकालकर कुशीनगर तक जाएंगे, तो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। और अब तक के सबसे ज्यादा दौरे अगर बड़े नेताओं के कहीं हुए हैं तो वो केवल और केवल पूर्वांचल है, क्योंकि पूर्वांचल की 156 सीटें ही तय करेंगी कि यूपी में 2022 की जंग कौन जीतेगा। और पूर्वांचल में 2014 के बाद से बीजेपी का रिकॉर्ड सब पर भारी पड़ता है और अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं और एक बार निषाद पार्टी को साथ लेकर योगी के गढ़ में बड़ा उलटफेर भी कर चुके हैं। और इस बार भी योगी के गढ़ से समाजवादी विजय यात्रा निकालकर वो इसी तरह की उलटफेर कर लेंगे क्या। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस और छोटे छत्रपुओं को रोकने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान बना लिया है और इसीलिए एक के बाद एक दौरे बीजेपी के बड़े नेताओं के पूर्वांचल में शुरू हो चुके हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज शनिवार है और बड़े नेताओं के ये बड़े दौरे एक दूसरे के गढ़ में हैं। अमित शाह वर्सेस अखिलेश यादव, ये जंग आज आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम चर्चा करेंगे। दिलचस्प आज चर्चा होने वाली है। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको बीजेपी स्पोक्सपर्सन राकेश त्रिपाठी जी आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपको नजर आ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन वाराणसी से मौजूद हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की मैं शुरुआत करूं, राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वोट डाले जाने हैं, लेकिन मैं पिछले 1-1.5 महीने से देखें तो ऐसा लग रहा है कि मात्र पूर्वांचल में ये फाइट लड़ी जाएगी 2022 की, वहीं वोट पड़ने हैं। ऐसी तब्दीली हो गई है। देखिए, पूर्वांचल और थोड़े कुछ और जिलों को मिला लें तो करीब करीब उत्तर प्रदेश की 200 सीटें इस इलाके से आती हैं। महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है, यही वो इलाका है जहां पर सपा बसपा पिछले 30 सालों से इतनी मजबूत रही थी, जो उनको हमेशा गद्दी पर बैठाते रही है। जब बीजेपी ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाई तो आपको पता ही है कि उसकी सीटों का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2014, 17, 19 इन 3 चुनाव में जो उसे कामयाबी मिली है, उससे परिस्थितियां 2022 की भिन्न हैं। इसलिए पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। विपनेश, मैं अभी सुबह की एक जानकारी भी दे दूं, चूँकि ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में बात करते हैं और लगातार जो घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हम रोज़ उसको फॉलो करते हैं और डिबेट करते हैं। तो आज मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि देखिए, पूर्वांचल की राजधानी बनारस काशी को कहा जाता है और कितना ज़्यादा जोर है, जबकि अमित शाह आज यहाँ पर हैं, अभी हैं, 12 बजे उनका आजमगढ़ जाने का कार्यक्रम है। लेकिन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो लोकार्पण करेंगे और उसके बाद लगातार 1 महीने तक 14 जनवरी तक बनारस में भव्य काशी दिव्य काशी नाम से 1 महीने तक रोजाना कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम क्या होंगे? देश के सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे महापौर का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे धर्माचार्यों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के जितने देवस्थानों के प्रमुख हैं उनका सम्मेलन एक दिन होगा, एक दिन देश के जितने टूर ऑपरेटर्स हैं उनका सम्मेलन होगा, एक दिन देश के जितने ब्लॉग लिखने वाले लोग हैं, ट्रैवल ब्लॉग लिखते हैं, उनका सम्मेलन होगा, एक दिन, मैं आपको जितना मुझे याद आ रहा है बता रहा हूं, तो इस तरीके से 30 दिन तक लगातार बनारस में बड़े कार्यक्रम होंगे। और इस 1 महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम में बनारस में शिरकत करेंगे। यानी आप समझ रही हैं कि हिंदुत्व का, काशी विश्वनाथ का, अयोध्या का, अयोध्या और काशी दोनों एक तरह से, अयोध्या को थोड़ा पूर्वांचल में लोग नहीं मानते, अवध में मानते हैं, जबकि मैं उसे पूर्वांचल का ही हिस्सा मानता हूँ करीब करीब। तो अयोध्या और काशी दोनों एक तरीके से आप देखें
तो इसी इलाके में आते हैं और इन दोनों जगहों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 2022 का चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है, देश का चुनाव है और सियासत को समझने वाले लोग, राजनीति के जानकार पंडित ये मानते हैं कि 2022 का चुनाव भारत की राजनीति के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार हिंदुत्व की राजनीति और धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में एक टक्कर होने जा रही है और यही आगे तय करेगा कि भारत की, खास करके उत्तर भारत की, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 50 सालों में किस तरफ जाएगी। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। मैं लौट रही हूं और अशोक, आपका सीधा रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप लखनऊ में हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो लखनऊ में राजनाथ सिंह होंगे। किस तरह से कार्यक्रम रहने वाले हैं? माफ कीजिएगा, आप गोरखपुर से, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद यानी कि उनका गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाता हूं। मैं गोरखपुर एयरपोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ लेकर अखिलेश यादव आज निकलने वाले हैं वो अभी एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 9:45 का समय निर्धारित किया गया था जब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन शायद थोड़ा सा विलंब हुआ है, वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। और यहां से निकलने के बाद ठीक वो जो ये गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहां पर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करने वाले हैं और उस रोड शो में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आपको फिर से यहां की तस्वीर दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है जिसको अखिलेश यादव लेकर यहां से निकलने वाले हैं वो यहां पर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग, तमाम सारे नेता यहां पर इस वक्त गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गोरखपुर से अखिलेश यादव के जो रथ यात्रा है उसके तीसरे चरण की शुरुआत करने के पीछे कई तरह के पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। क्योंकि आज अखिलेश यादव जब यहां से निकलेंगे तो 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे, उसके बाद एक तिकोना मोड़ है वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधे कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में समाजवादी पार्टी अपनी ताकत को प्रदर्शित करना चाहती है। शायद यही वजह है कि तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो आज गोरखपुर से की जा रही है। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपने कही कि आज राजनाथ सिंह भी लखनऊ में है, तो आज उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिलने वाली है। अमित शाह आजमगढ़ में पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं और अखिलेश यादव इसी गोरखपुर से आज अपने रोड शो का जो तीसरा चरण है यानी विजय रथ यात्रा का जो तीसरा चरण है उसकी शुरुआत आज इसी गोरखपुर का जो एयरपोर्ट है इसके बाहर से करने वाले हैं और उसके बाद आने वाले 2 दिनों तक वो लगातार कुशीनगर में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो बात अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी कि पूर्वांचल को साधने की एक पूरी कोशिश, एक बड़ा प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है और उसी के मद्देनजर आज ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ निकाली जा रही है। अशोक, एक और अहम सवाल आपसे, आप गोरखपुर में हैं और वो तस्वीर तो मुझे दिखाई दीजिए, कितनी तैयारियां की गई हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए, काफी हलचल है। दूसरा ये कि अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि अगर यूपी को जीतना है तो पूर्वांचल पे पकड़ मजबूत रखनी होगी, इसीलिए योगी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आ जा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर और इसके कई सारे पहलू भी हैं। आप देखिए कि अमित शाह आज आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव का रिश्ता, वो वहां से सांसद है तो वहां से बीजेपी अपना शंखनाद करने वाली है। और गोरखपुर में जहां पर मैं मौजूद हूं, पहले मैं आपको यहां की तस्वीर दिखा दूं कि ये देखिए जो गोरखपुर हवाई अड्डा है इसके मुख्य द्वार के ठीक सामने अखिलेश यादव जिस विजय रथ यात्रा को लेकर निकलने वाले हैं वो रथ यात्रा यहां पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता भी उस रथ के भीतर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसमें गोरखपुर के साथ साथ आसपास के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी यहां पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यूं कहे कि समाजवादी पार्टी अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। वो भी सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, तो वो एक बड़ा प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर में आज ये माना जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात जो आपने उठाई कि पूर्वांचल में पार्टी किस तरह से अपना वर्चस्व बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर जीते और उसके मद्देनजर ये पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद समाजवादी
समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके पहले तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद है। ब्रजेश यादव उनकी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या तैयारी है आज के आयोजन को लेकर? आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खासकर गोरखपुर में और देवरिया कुशीनगर में जिस तरीके का उत्साह सड़कों पे दिख रहा है, माताएं बहनें नौजवान किसान मजदूर सब अखिलेश यादव जी के एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। मैं देख रहा हूं, अभी मैं रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र देवरिया से होते हुए हम लोग सैकड़ों नौजवान चारों तरफ सड़कों पे खड़े हैं। एक तरफा अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल पर खास फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। पूर्वांचल में एक तरफा लहर चल रहा है समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी का। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं लगातार कैंप किया हूं देवरिया कुशीनगर गोरखपुर में। जिस तरीके से नौजवान किसान मजदूर और सड़क पे हमारी बहनें जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहती हैं, जिस तरीके से सरकार बनाना चाहती है, उस तरह से स्पष्ट हो गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश के 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और चूंकि आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा का तीसरा चरण गोरखपुर से शुरू हो रहा है, लिहाजा बहुत ज्यादा उत्साहित भी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। मैं अशोक आपके पास आती रहूंगी। तो आज योगी के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव और पूरी तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ता जोश में भी हैं। साफ तौर पर तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हुंकार भरेंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि कल अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि इस बार बेचैनी है बीजेपी के बड़े नेताओं में, इसलिए ताबड़तोड़ दौरे इस तरीके से किए जा रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं दिल्ली से। देखिए विपरीत जी, भारतीय जनता पार्टी अपने विशिष्ट चुनावी रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ हमेशा मैदान में आती है। और इसीलिए जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो विपक्षियों को ईवीएम पर शक होना शुरू हो जाता है। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगते हैं, मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के अपने फॉर्मूले के आधार पर हर योजना को ठीक से बनाने का काम करती है, कार्यकर्ताओं का बेहतर संयोजन करती है। और उसके आधार पर हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने कार्यक्रम अपनी योजनाओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में आज अमित शाह जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, नेतृत्व है। क्योंकि जब 2014 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर के अमित शाह जी लखनऊ आए थे, उत्तर प्रदेश आए थे, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा करके दिखा दिया था। 73 सीटें हमने लोकसभा में जीत करके नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। एक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम जैसा वो मोदी लहर में ऐसा संभव हो पाया? राकेश जी, लग रहा है कि 2022 में ये संभव हो पाएगा क्योंकि योगी के हाथ में कमान है। क्या वही लहर दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने। तो अमित शाह जी का जो रणनीति है, जो उनका चुनाव कौशल का प्रबंधन है, जो उनकी विशिष्टता है, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से भर जाता है। मैं आज विशेष तौर पर आजमगढ़ के उनके दौरे का उल्लेख इसलिए करूं कि आजमगढ़ में वो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये वो आजमगढ़ है जिस आजमगढ़ की पहचान एक समय में लगातार लंबे समय से माफिया अंडरवर्ल्ड के जुड़ाव के नाते, आतंक गढ़ के नाते की जाने लगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो आजमगढ़ जहां काली मिट्टी के बर्तन अपने हाथों से नौजवान बनाया करते थे, हाथों के हुनर के नाते उसकी पहचान होती थी। मुबारकपुर में अपने हाथों से रेशमी साड़ियां बुनने का काम वहां के नौजवान किया करते थे। उन नौजवानों के हाथों में, संजरपुर के तमाम नौजवानों के हाथों में किस प्रकार से असलहे पहुंचा दिए गए थे, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे आजमगढ़ की पहचान बदल कर रखी थी। अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम से आजमगढ़ पहचाने जाने लगे था। यह अपने आप में दुर्भाग्य था, लेकिन आज आजमगढ़ की तस्वीर बदलने का काम किया है। मैं विशेष तौर पर उल्लेख करूंगा, ये वही आजमगढ़ है जिस आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे गोरखपुर के, तो किस प्रकार से उन पर जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन आज आजमगढ़ की तस्वीर बदली है और जब अमित शाह जी पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को भरोसा होता है कि वो अमित शाह जी हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटवाने का काम किया है। ये वो अमित शाह जी हैं जो फैसले लेने में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो आजमगढ़ के लोगों में बहुत उत्साह है। और जो वो अपना गढ़ बता रहे हैं अखिलेश जी, ऐसे ही गढ़ कन्नौज भी हुआ करता था, लेकिन वो गढ़ आज पूरी तरह से उनके कब्जे से छूट गया है। आज कन्नौज में जो इत्र उनको बांटना पड़ रहा है अपनी पार्टी की तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, कोई भी यात्रा निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कि अखिलेश यादव जी पूरी तरह से जब से पार्टी के अपने कमतर आंक रहे हैं आप राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है गलती कर रहे हैं इस बार आप, कमतर आंक कर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ठीक है, अखिलेश यादव आ रहे हैं आजमगढ़, तो अमित शाह गृह मंत्री जो बीजेपी के चाणक्य हैं और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में देखा है उनकी रणनीति का, वो आजमगढ़ जा रहे हैं,
समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए? उमेश जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की जो विजय यात्रा है वो गोरखपुर से चल के जगदीशपुर, हाटा, रामकोला, गड्ढा और पडरौना होते हुए गोरखपुर में रहेगी। और ये यात्रा किसान, गरीब, महिला, युवा, बेरोजगार सबकी एकजुट आवाज बन के निकलने जा रही है। और जहां तक मैंने बात करी कि लगातार हमारी रथ यात्रा चल रही है और इसके बाद जैसे कि आपके उन्होंने बताया, रिपोर्टर ने, कि वो कुशीनगर जाएंगे और उसके बाद अगला जो है वो सुल्तानपुर की तरफ जाना है। ये लगातार यह यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके का जनसमूह मिल रहा है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में बिल्कुल हलकान हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ लाइन लगा के लड़ी लगी है कि हर दिन उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय नेतृत्व वहां रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को आंक गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के साथ में मुंह के बल गिरने जा रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि आजमगढ़ में जा रहे हैं, भाई आजमगढ़ में आपने बड़े बड़े नाम गा दिए। ये आजमगढ़ की धरती है जहां पे राहुल संघस्थानायन जो है वहां से जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। ये आजमगढ़ की धरती है जहां श्याम नारायण पांडे जो हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक थे उनका नाम जानता है। ये आजमगढ़ की धरती है जहां से कैफी आजमी जिन्होंने एक शायरी की एक नई बुलंद आवाज दी, उनका नाम लिया करो, सुबह सुबह अच्छा लगे। दूसरी बात ये करता हूं, ये आजमगढ़ है जहां पे अमित शाह जा रहे हैं, एक विशाल शख्सियत जो ये बताते हैं। हालात ये है जी कि आजमगढ़ के डीएम को जिस विश्वविद्यालय में जहां पे रैली होनी है, जहां की मुख्यति है, वहां परिवहन विभाग को 40 लाख रुपए देने पड़ रहे पीडब्ल्यूडी से कि बसों का इंतजाम कर दो, दूसरे जिलों से लोगों को लाना है। ये खबर मुख्य पृष्ठ में है आजमगढ़ में, गोरखपुर में। राकेश त्रिपाठी इस बात को खा गए। और किस आजमगढ़ की बात खा रहे हैं? उस आजमगढ़ की जहां की 10 में से 2017 की आपकी लहर में 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी। ये पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल की वो सीटें जो पूर्वांचल की 502 हमारी जिला पंचायत सदस्य की सीटें थी। उस जिला पंचायत सदस्य की सीटों में अभी 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर खड़ी थी और समाजवादी पार्टी 130 सीटें जीत के सबसे प्रथम स्टार्ट कर दी। ये बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल को ये देखने नहीं गए, पूर्वांचल को ये सुनने नहीं गए। पूर्वांचल में जब लगातार 2 महीने पहले पूरी तरीके से बाढ़ आ गई थी तो कोई देखने नहीं गया, हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण कर रहे थे। ये उस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। आप देखते रहिए पूर्वांचल ने क्या सोच के रखा है, आपको 3 महीने बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपके पास आ रही हूं। अभी जो बड़ी खबर राजीव रंजन ने दी वो आपने सुना भी कि बीजेपी पूर्वांचल में एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है जो तकरीबन 1 महीने चलेगा, 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, और वो होगा भव्य काशी, दिव्य काशी। तो कांग्रेस के पास क्या काट है, मैं ये जानना चाह रही हूं पूर्वांचल में। विपनेश, देखिए, भव्य काशी, दिव्य काशी तो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। काशी तो एक हमारा जागृत स्थान है 5000 साल से। इन्होंने क्योटो बनाने की बात की थी तो हमने तो देखा कि क्योटो नहीं बना, इस बारिश वेनिस जरूर बन गया था, गली गली में नाव चली। रही बात भव्य काशी दिव्य काशी नाम के प्रोग्राम करने की, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, भाई नीचे से लेकर के नगर निगम से लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इनके पास है, जितना चाहे खजाना लुटाए। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, 1 महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के खर्च से करा रही है या सरकारी खर्च से करा रही है? अगर सरकारी खर्च से करा रही है तो निश्चित तौर पर यह धन का अपव्यय है या नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपकी जनता के ऊपर छोड़ता हूं। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे पूर्वांचल को आप उठा लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए, क्या पूर्वांचल का लड़का बेरोजगार नहीं है? 70 लाख रोजगार देने की बात पड़ी थी 23 करोड़ के इस उत्तर प्रदेश को, और क्या नाम भाजपा के हिसाब से 4 लाख है। तो आप हमको बता दीजिए बाकी रोजगार कहाँ है? पूर्वांचल के लड़कों के पास रोजगार है क्या? अरे पूर्वांचल की महिलाएं सुरक्षित है क्या? 2 नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है, क्या पूर्वांचल में सिलेंडर 400 रुपए में मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है? पूर्वांचल में भी 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पूर्वांचल में भी पेट्रोल जो है 110 रुपए में मिल रहा है और डीजल जो है 98 रुपए में मिल रहा है, और पूर्वांचल में ही जो है 200 रुपए के आसपास सरसों का तेल मिल रहा है। क्या महंगाई पूर्वांचल में नहीं है? इन सारी बातों को अमित शाह जी बताएंगे क्या? अमित शाह जी ये भी बताएंगे क्या कि पिछले 5 सालों में जितने कुकृत्य इस सरकार के ड्यूरेशन में हुए हैं उससे एक राष्ट्रीय रूप से क्षमा मांगेंगे क्या? अमित शाह जी जाएं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं कि अमित शाह जी जाएं, वहां कोई ऐसी घोषणा करे कि बच्चों को रोजगार मिलेगा
वहां कोई ऐसी घोषणा करे कि किसानों का जो ये जो आंदोलन है ये बंद हो जाएगा, वहां कोई ऐसी घोषणा करे कि किसानों को डीजल, पेट्रोल, खाद सस्ती दरों पर मिलेगा, 22,000 रुपए एकड़ जो इन्होंने फसल के नाम खर्च बढ़ा दिया है वो खर्च कम हो जाएगा और फसल किसान की जो है दुगने दाम पर खरीदी जाएगी। ये सारी बातें करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। राकेश जी मैं आऊं उससे पहले राजीव, मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में इस बार समीकरण बदल गए हैं, रणनीति बदल गई है और इसीलिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के समीकरण भी बदले हैं। उनके साथ संजय निषाद इस बार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं। सभी के बड़े सम्मेलन वहीं से शुरू हुए हैं, अयोध्या से शुरू हुए हैं। तो इस बार किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला है रास्ता, मुझे ऐसा लग रहा है। राजीव विपनेश, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि पूर्वांचल का 2022 का चुनाव सारे दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन मैं एक मजेदार तथ्य सामने रखने के लिए बात कर रहा था। आज बात हो रही है आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ है, समाजवाद का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बसपा का गढ़ है और गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है। वहाँ अखिलेश हुंकार भर रहे हैं, यहाँ अमित शाह। लेकिन मजेदार बात ये भी है विपनेश कि आजमगढ़ के सांसद एक ही व्यक्ति, वो सपा से भी सांसद रहा, बसपा से भी सांसद रहा और भाजपा से भी सांसद रहा। तो सारे दलों की राजनीतिक नैतिकता किस कदर है कि एक ही व्यक्ति 3 पार्टियों से संसद पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछले 30 वर्षों में पहली बार कमल खिला आजमगढ़ में, रमाकांत यादव जब सांसद बने। आज वो रमाकांत यादव अखिलेश यादव की पार्टी सपा में चले गए। जो भाजपा का कमल खिलाने वाला नेता था वो सपा में चला गया। ठीक इसी तरह पिछले 30-35 वर्षों में गोरखपुर की लोकसभा सीट पर गोरख पीठ के महंत का कब्जा बरकरार था, यानी कि मंदिर के महंत का पहले बड़े महंत जी थे, फिर योगी आदित्यनाथ थे। उस बादशाहत को तोड़ने वाले संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो उपचुनाव में लोकसभा पहुंचे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद उनके साथ है। जो इधर का था वो उधर, जो उधर का था वो इधर। तो ये गणित आप समझिए पूर्वांचल की कैसी है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कौन इधर, कौन उधर, कौन किस पार्टी में, चेहरे वही है और चुनाव चिन्ह बदल जा रहा है। जनता देखेगी, समीकरण देखेगा, इसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक ही तरह से। नहीं तो राजीव क्या कह रहे हैं कि समीकरण अभी और भी करवट लेंगे और भी बदलेंगे क्या? कम से कम 10 विधायक मैं बता दूं विपनेश, कम से कम पूर्वांचल के 10 विधायक इधर से उधर पाला बदलेंगे। चुनाव आने तक आप देखिएगा, उनके चुनाव चिन्ह बदल जाएंगे, चेहरा वही रहेगा। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी राजीव भाई, आप तो पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव, पूर्वांचल की चुनाव यात्रा पर हैं। अभी संजय निषाद की आपने बात करी, तो क्या संजय ये बताइए माहौल क्या है, देखते हैं आप सुरेंद्र जी? जी मैं वही पूछ रहा हूँ। माहौल तो सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ है, इतनी जान लीजिए। राजीव से और आपसे एक प्रश्न है, राकेश अगर जवाब दे पाए, राकेश देख कि संजय निषाद ने भगवान श्री राम पर बयान दिया है। राजीव भाई का क्या असर है? भगवान श्री राम को, राजा दशरथ और माता कौशल्या को जो उन्होंने पूरी तरीके से बेइज्जत किया है, और आज संजय निषाद उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो क्या भगवान श्री राम का अपमान सहती है? सवाल कौन सा पार्टी? ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता 24 घंटे में लगातार हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी जी ने कल ही बयान करके हिंदुओं में भेद बनाने का काम कर रहा है। वो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। वो जिनके नेता राशिद अब्दी क्या कह रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी जिनके नेता सलमान खुर्शीद क्या पूछ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। अरे डॉक्टर संजय निषाद ने जो कहा है उसके लिए स्वयं माफी भी मांग ली है। उन्होंने स्वयं माफी मांगी है। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी है? क्या सलमान खुर्शीद ने माफी मांगी है? क्या राशिद अब्दी ने माफी मांगी है? आपको जवाब देना पड़ेगा सुरेंद्र राजपूत जी। कांग्रेस पार्टी सीरियस कमेंटर है, लगातार हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में देखा है, पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक हिंदुओं पर हमला करने का कोई मौका नहीं देती है। मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी ये बयान देते हैं, राम जन्मभूमि का मंदिर में कांग्रेस पार्टी भाग रही है। राहुल गांधी के चित्र को दुनिया जानती है, ये काल नेमी की भक्ति कैसे करके
रिपोर्ट निर्धारण करके क्या उनके ऊपर जन्म को अपमानित करने का काम करते हैं। निषाद डॉक्टर संजय निषाद ने ने कहा उसके समर्थन करते माफी मांगी है, लेकिन राहुल गांधी का माफी समर्थन मांगी कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये राहुल संजय निषाद ने ठीक है राकेश त्रिपाठी, एक मिनट, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये मानिए प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए मेहनत कर रही है, मजबूत करने के लिए पार्टी को, आपके पार्टी के बड़े नेता जो मजे हुए नेता हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट देके कमजोर कर रहे हैं, उनकी ताकत को कम कर रहे हैं, ये तो मानिए, और इसीलिए राहुल गांधी को कल आगे आना पड़ा। मैं आ रही हूं अशोक, ये तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जातिगत समीकरण हमेशा बैठाए जाते रहे, लेकिन इस बार दोनों का कॉम्बिनेशन है, हिंदुत्व और प्लस में जातिगत समीकरण, दोनों दिखाई दे रहे हैं, इस बार मजबूती के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इन दोनों बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी राजनीतिक दल, किसी एक दल को नहीं कहा जा सकता, बल्कि सभी राजनीतिक दल, चाहे जाति के आधार पर, चाहे हिंदुत्व के आधार पर या दूसरे वर्गों के आधार पर, जो मतों का पोलराइजेशन है उसकी पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। आप देखिए कि जातिगत सम्मेलनों की अगर आप बात कीजिए तो लगभग सभी राजनीतिक दल जो पूरी तरह से चुनावी मोड पर हैं, वो अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जगहों पर जातिवार सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि उनके नाम जातिगत सम्मेलन से थोड़े से अलग रखे गए हैं। दूसरी बात, जो आपने हिंदुत्व की बात की, लगातार आप देखिए कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो दौरे हो रहे हैं या जो जनसभाएं हो रही है, वहां से कोई ना कोई एक ऐसा संदेश, एक ऐसा बयान देने की कोशिश की जाती है ताकि मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तो सभी राजनीतिक दल खासतौर पर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे पश्चिम का इलाका हो, हर जगह पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाए और मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके ताकि उनको ज्यादा सीटें हासिल हो सके। ठीक इसी तरह की कवायद आप देखिए, चाहे अब मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, किसी भी एक दल का नाम इसमें लिया जाना ठीक नहीं होगा, सभी दलों की तरफ से इस तरह की कवायद देखी जा रही है। और अगर आप बीते कुछ दिनों के बयानों को देखिए सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की तरफ से, तो अलग अलग मुद्दों के साथ साथ उसमें जातिगत तड़का भी लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि मतों का ध्रुवीकरण और ज्यादा किया जा सके। तो अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे तमाम सारे बयान आपको देखने को मिलेंगे, तमाम सारे जो नेता हैं उनके इधर उधर आने जाने का सिलसिला भी शुरू होगा, जो बात अभी थोड़ी देर पहले राजीव रंजन जी कह रहे थे। तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव ने अभी परवान चढ़ना शुरू किया है, अभी चुनावी अभियान शुरू हुए एक तरह से कहा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा उस तरह से और इस तरह की बयानबाजियां सामने आएंगी, नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू होगा, जिनका टिकट कटेगा वो दूसरे दलों में संपर्क करेंगे ताकि उन्हें वहां से टिकट मिल सके और वो चुनावी मैदान में उतर सके। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी जिस पड़ाव में यूपी का चुनाव इस वक्त है, उस पड़ाव में खासतौर पर जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का एक गढ़ माना जाता है, यानी अगर आज के दिन की बात की जाए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पर अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां पर अखिलेश यादव बाकायदा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ में तमाम सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। अभी आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी के भी कई सारे कैंपेन के कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, बुलंदशहर और तमाम सारे जनपदों में उनको जाना है दौरे को लेकर। तो हर राजनीतिक दल की तरफ से अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर फिलहाल कोशिश की जा रही है। और जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उसमें आपको जाति का तड़का भी दिखाई पड़ेगा और पॉलिटिकल ऐसी बयानबाजी सामने आएगी जिससे मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तो डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इतना आसान नहीं है, अभी तो तेजी के साथ और बदलाव होंगे, समीकरण और बदले जाएंगे, कौन किसके साथ होगा ये भी तो इंतजार करना होगा। तो इसीलिए इतनी जल्दी मत बोलिए कि इस बार सुपड़ा साफ बीजेपी का उत्तर प्रदेश से चाणक्य उतरे हैं मैदान में। विप्लेश जी, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो हम विकास की बात करते हैं, हम मुलायम सिंह यादव वाला द्वारा बनाए हुए रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं, जो अखिलेश यादव ने चीनी मिल का निर्माण किया है, कृषि विद्यालय कैंपस का निर्माण किया है, डेयरी की स्थापना की है, पतरौलिया में 100 बेडेड हॉस्पिटल दिया है, ट्रॉमा सेंटर दिया है, आजमगढ़ रोडवेज का निर्माण किया, हम उसकी बात करते हैं। और जब गोरखपुर की बात करते हैं तो मनीष गुप्ता हत्याकांड याद आता है, जो मनीष गुप्ता गोरखपुर में देखने गया था कि आखिर गोरखपुर में हुआ क्या, तो वहां की पुलिस ने उसको ठोक दिया। तो आप खुद देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता के पास बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको झुठला नहीं सकती है। गोरखपुर को जिस तरीके से महंत योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ नाम के नाम पे बर्बाद किया है, आप जाइए वहां के विधायकों से बात कीजिए। अभी आपके रिपोर्टर्स ने बताया कि पाला इधर से उधर बढ़ेंगे, वहां के विधायकों से पता चलेगा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मठ के आगे गोरखपुर पिछड़ गया है, गोरखपुर में कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ एक मठ को और मठ से चलने वाली चीजों। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये बताइए, पूर्वांचल में अगर यही स्थिति थी तो बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें कैसे जीत जाती है फिर? नहीं, पूर्वांचल में अगर तमाम विपक्षी पार्टियां वहां से साफ हो जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो। आपको विप्लेश जी, मैंने आपको उदाहरण दिया अभी हाल ही के जिला पंचायत सदस्य में
भारतीय जनता पार्टी 48 साल के इतिहास में पहली बार तीसरे नंबर पे खड़ी है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की बात कर लीजिए, कोसी, जौनपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर साफ। इतनी बड़ी लहर के बाद भी पूर्वांचल साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने एक बार सोचा कि योगी आदित्यनाथ को परखा जाए, लेकिन वो मठ के आगे नहीं बढ़ पाए और एक खास जाति के पीछे खड़े होके उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है। आप जाके विधायकों से आप बीती सुनिए, ऑफ द कैमरा आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि राजीव रंजन जी रहते हैं जमीन पे, अशोक तिवारी जी जमीन पे रहते हैं, वो जानते हैं स्थिति क्या है, इसलिए वो आपको बयां कर रहे हैं। नहीं, ये तो हकीकत है कि बाहुबल के दम पर चुनाव जीतते रहे सभी ने, जितने भी बाहुबली हैं उनको अपनी पार्टी में जगह दी है। पूर्वांचल का असल जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसी के चलते वो पिछड़ता रहा। राकेश त्रिपाठी जी। रोकार है और समाजवादी पार्टी अपराधियों की सबसे ज्यादा खिलाफ है। ऐसी बातें सुबह सुबह की डिबेट में सुनकर के आज पूरा दिन अच्छा बन जाएगा। अगर काश कि ऐसा हो जाता, राजनीति में बड़े परिवर्तन हो जाते कि हिंदुओं का सत्ता पैरोकारी कांग्रेस पार्टी शुरू कर देती और अपराध मुक्त राजनीति की बात अगर समाजवादी पार्टी कर देती, तो भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म हो जाए। मैं मानता हूँ कि हम तो बेहतर समाज चाहते हैं, राजनीति इसी अपेक्षा के साथ कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होने लगे तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दुखद पहलू ये है कि कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण में अंधी है, हिंदुओं का अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और समाजवादी पार्टी ने अपराधियों की, आतंकियों की शरण स्थली बनकर के रह गई थी उत्तर प्रदेश को अराजकता। प्रियंका गांधी की ताकत को कम मत आंकिए राकेश जी। इस बार उन्होंने हर मुद्दे को टच किया है और आम जनता के लिए लड़कर पुलिस का सामना करके वो पहुंची है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। केवल एक बात कह दूं, गढ़ की बात हो रही है। 2019 के चुनाव में 2 गढ़ धाराशायी हुए। एक गढ़ था अमेठी, राहुल गांधी जी का, गांधी नेहरू परिवार का गढ़ धाराशायी हो गया। स्मृति ईरानी जी ने कमल का फूल खिला दिया उस गढ़ में। और दूसरा गढ़ कन्नौज माना करते थे, जहां से डिम्पल जी चुनाव जीता करते थे अखिलेश जी के परिवार के लिए, वो आरक्षित सीट थी, और उस गढ़ को भी ध्वस्त कर दिया हमने। सुब्रत पाठक जी ने वहां नहीं, ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा। मोदी लहर में ऐसे ऐसे नेता बीजेपी में जीत गए जिनके जीतने की गुंजाइश नहीं थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि 2022 में वही लहर देख रही है क्या बीजेपी? उससे बड़ी लहर दिखाई पड़ रही है। हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रहे हैं जिस रिकॉर्ड को तोड़ने की कल्पना करना भी सपा बसपा के लिए दूर होगा। कांग्रेस तो खैर मुकाबले में कहीं है ही नहीं। कांग्रेस के लिए तो इस समय अस्तित्व का संकट है। यही गलती कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। राकेश जी कह रहे हैं कांग्रेस तो मुकाबले में है ही नहीं दूर दूर तक। अभिमान तो मायावी रावण का भी खत्म हुआ था, तो ये लोग तो हैं कौन? मायावी पार्टी के लोग हैं। जब तक मायावी दिखते रहेंगे तब तक अजय दिखते रहेंगे। जैसे ही इनकी नाभ में तीर लगेगा ऐसे ये खत्म हो जाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी ने शुरुआत कर दी है। 40% राजनीतिक टिकटों में आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इंटर पास बच्चों को स्मार्टफोन देने की बात हो रही है। असलियत के मुद्दों की बात हो रही है। महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है। किसानों को फसल का उचित मूल्य गन्ना 400 रुपए और गेहूं 2500 रुपए देने की बात हो रही है। धान 2500 रुपए देने की बात हो रही है। 3 सिलेंडर देने की बात हो रही है। और सुरेंद्र जी, ऐसे तो तमाम पार्टियां जीत से पहले, चुनाव से पहले वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर कितने उतरते हैं उसकी हकीकत तो आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं। राकेश जी आपके बीच में नहीं बोला ना। राकेश जी 1 मिनट रुक जाइए, राकेश जी रुक जाइए। ये राकेश उचित नहीं है। आप परेशान है आज में, आप लोग और अमित शाह वगैरह अपने आसन्न हार के डर से इतना घबरा गए हैं। रोज रोज तो दौरे कर रहे हैं काम को छोड़ करके। ये तो दौरे पहले से होते चले आ रहे हैं। बीजेपी में इस पर बदला क्या है? दूसरी बात, दूसरे बीच में बोलना करने से कमजोरी की निशानी हो जाती है। ये कमजोरी की निशानी है। भगवान श्री राम की बेइज्जती संजय निषाद की, उसको ये शिखंडी के रूप में असलियत के पिछले 5 साल में। राकेश जी धैर्य रखिए, नहीं आइंदा से आपको कभी नहीं भूलने। 2 मिनट आप धैर्य, क्यों बेवजह पर? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि पिछले 5 साल नहीं, मुझे यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन करना होगा सुरेंद्र जी आपसे। इसमें आपका ही घाटा है। आपने भी उम्मीद नहीं की होगी कि हिंदुत्व की तुलना इस तरीके से की जाएगी, ISIS की जाएगी। दूसरा ये जो उन्होंने कहा राशिद अल्वी साहब ने, क्या वो सही कहा कि भगवान श्री राम का नाम लेने वाले राक्षस हैं, निशाचर हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मेहनत को पलीता लगाने वाले स्टेटमेंट हैं ये? दोनों बातें मैं आपको कर देता हूं। चाहे वो सलमान
नजीर साहब का बयान, राशिद अल्वी साहब का बयान हो, इन सारे बयानों पर किसी को पूछना है उनसे, एक संगठन की तुलना दूसरे संगठन से करना कोई गलत बात नहीं। आरएसएस वीएचपी की तुलना आप किसी संगठन से कर सकते हैं? हिंदू मैं भी हूं, हिंदू आप भी हैं, हिंदू धर्म ना तो है ना होगा। अगर सलमान रुश्दी ने हिंदू धर्म के बारे में बात तो एफआईआर में, राशिद अल्वी ने हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं होगी तो राशिद अल्वी को जेल में भेजूंगा, लेकिन दोनों ने हिंदू धर्म के बारे में किया है। सुरेंद्र जी डिफेंड मत कीजिए, देखिए डिफेंड कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका काम है, डिफेंड मत कीजिए सुरेंद्र जी। आशुतोष, 1 मिनट रह गया है, आशुतोष वर्मा से मुझे रिएक्शन लेना है। यस आशुतोष वर्मा बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस बात को ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि जो मैंने पहली बार बोला कि अमित शाह जो इनके गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं देश के, वो आजमगढ़ जाते हैं तो डीएम को 40 लाख रुपए परिवहन विभाग को देख के बसें क्यों जुटानी पड़ रही हैं, भीड़ क्यों जुटानी पड़ रही है? जब आपको मतलब आप कह रहे हैं कि अपने से नहीं आ रहे, पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। बिल्कुल, और ये खबरें हैं, ये खबरें आप जैसे पत्रकारों ने लिखी हैं, खुलेआम पूरे आजमगढ़, गोरखपुर, पूर्वांचल की बड़ी बड़ी, और जो समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ आ रही है वो अपने आप खिंची चली आ रही है, आप ये कह रहे हैं? आप खुद देख लीजिए, आप अशोक तिवारी जी वहां खड़े, वहां पूछ रहे, हर एक समाजवादी आदमी खड़ा है जो साथ साथ चलेगा पूरे पैदल में रथ यात्रा में, और इसके पहले भी रथ यात्रा में देख लीजिए। हम तो सत्ता में नहीं, सत्ता का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरे देश में दिख रहा है। अगर वो आज बिना सत्ता का उपयोग किए खड़े हो तो उनके पास कुर्सियां खाली खड़ी रहती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और ये जानते हैं प्रवक्ता, लेकिन बोल नहीं सकते टीवी पे क्योंकि हकीकत दुनिया जान चुकी है। 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये काशी से, वाराणसी से कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं कार्यक्रम की, भारतीय राजभाषाई सम्मेलन, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। अभी काशी में है, वाराणसी में है गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद वो सीधे आजमगढ़ का रुख करेंगे, वहां पर रैली को भी संबोधित करेंगे। तो 2 दिन का दौरा उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री अमित शाह का, बेहद व्यस्त ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं और इस पर हमारी नजर रहेगी। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।